क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? YTM YTC कर रहे थे ना? ठीक है। YTM कैलकुलेट करने के फॉर्मूला था दो, एक तो था अप्रॉक्स YTM, देन था हमारा अप्रॉक्स YTM से एग्जैक्ट YTM कैलकुलेशन का। ठीक है, अप्रॉक्स YTM का क्या फॉर्मूला था? दरवाजा बंद कर दो। I plus इंटरेस्ट प्लस RB माइनस NP NP अपॉन में N divided by RB plus NP RB प्लस NP divided by 2. NP डिवाइड बाई 2। ये IRR के इक्विवेलेंट था। जो उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी, सपोज 10.2 आई, तो ये 10 वाली जो वैल्यू है इसको लोअर मान लेंगे, इससे आगे वाला हायर। तो एक बार हम इससे P0 निकालेंगे, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, एक बार इससे P0 निकालेंगे, ये भी इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम एक्चुअल YTM निकालने के लिए, Lower YTM हाँ, एक्चुअल YTM निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, YTM लोअर प्लस वैल्यू लोअर माइनस sir higher लोअर, lower हाँ, माइनस NP। NP इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू MP अपॉन में वैल्यू लोअर माइनस वैल्यू हायर मल्टीप्लाई बाई YTM हायर माइनस YTM लोअर, यही था। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखो ये वाला चैप्टर नियर अबाउट आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं यूनिट 4 स्टार्ट करवाऊंगा, म्यूचुअल फंड वगैरह वाला, म्यूचुअल फंड के न्यूमेरिकल्स करवा के देन आफ्टर जो भी थ्योरी वाले पार्ट हैं, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हो जाए। इनकेस हमारे पास टाइम कम बचता है, थ्योरी नहीं हो पाती है, तो मैं सजेस्ट कर दूंगा जो रीडिंग्स वो पढ़ लेना, क्योंकि थ्योरी तो अपने आप से तो कर सकते हैं। नहीं वो नहीं चाहिए, अभी बाद में चाहिए, अभी नहीं चाहिए। एक आध क्वेश्चन करवाना है उसमें से। लिखो पीकू टेक्सटाइल्स इज कंसीडरिंग टू इशू ₹1000 डिबेंचर, ₹1000 डिबेंचर having maturity after 6 years, the redemptions is to be done at par। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, शायद मैंने फास्ट बोल दिया। पीकू टेक्सटाइल इज कंसीडरिंग टू इशू a ₹1000 डिबेंचर having maturity after 6 years, the redemption is to be done at par, the coupon rate is specified as follows। coupon rate is specified as follows। कूपन रेट में लिखवा रहा हूं, इंटरेस्ट रेट बोलते हैं कूपन रेट को।
ये कूपन रेट आप लिख लो, ठीक है। आगे लिखना, क्या हो गया, सब ठीक है। अच्छा देखो बैठ गिर गया। आगे लिखना, द करेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट इज, द करेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 14%, current market interest rate is 14%. First question is, at what price the debenture should be issued by the company? At what price the debenture should be issued by the company? देखो हमें यहाँ पे ना इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे हमें बताना पड़ेगा कि XYZ जो भी आंसर आएगा उस प्राइस पे हमें डिबेंचर मार्केट में इशू करना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के लिए या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट के लिए हम क्या करते थे, P0 पे लेके आएंगे। फ्यूचर वैल्यू गिवन है ना, इंटरेस्ट जो भी मिलेगा वो तो फ्यूचर में मिलता है, हमें उसको प्रेजेंट पे लाना है। अगर किसी भी चीज़ को प्रेजेंट पे लाना है तो उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर कुछ भी नहीं दिया तो मार्केट का कूपन रेट गिवन है, दैट इज 14%, 14%। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट इज 14%, ठीक है। एन्युटी कब लगता है, देखो P0 का सबसे पहले कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, P0 कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी प्लस लास्ट में रिडम्पशन भी हुआ होगा तो रिडम्पशन पे कुछ वैल्यू मिला होगा, रिडम्पशन वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे नहीं करा, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करा। क्या रीजन है उसका, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिल रहा था ना वो तो हर साल मिलता रहेगा, लेकिन जो रिडम्पशन है वो सिर्फ मैच्योरिटी के टाइम पे साल के लास्ट में मिला होगा एक बार, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एन्युटी लग सकता है कि नहीं, एन्युटी कब लगता है, जब रिटर्न इंटरेस्ट रेट कंसिस्टेंट हो और सिमिलर हो। अगर 100 रुपये तक 100 रुपये 6 साल तक मिलता रहता तब तो मैं बोलता कि भाई एन्युटी लगा दो, क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई क्यों करोगे, एक बार रिटर्न मिल रहा है आप एन्युटी लगा के निकाल दो। लेकिन यहाँ पे ना हर साल इंटरेस्ट बदल जा रहा है, हर 2 साल पे, तो यहाँ पे तो एन्युटी की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आपको मिलता है 10% एंड फेस वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में, कितना है फेस वैल्यू, आप मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं बता दो सारी। फेस वैल्यू कितना है, 1000 रुपये। ₹1000। आगे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, टाइम 6 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तो लिखा हुआ वहाँ पे, और कुछ, और वो IR रेट ऑफ 14%। 14% दिया है पीवी फैक्टर। आप दोनों की पहली क्लास है क्या ये, दूसरी, आपकी दूसरी, आपकी आज के दिन की, अच्छा तो ये समझ आ रहा है। इससे पहले कब क्लास अटेंड करी थी, 28 जनवरी को, मतलब बहुत पहले करी थी ना, तो ये तो समझ नहीं आ रहा होगा। कैसे बता रहे अच्छा अभी हमें ना इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इंटरेस्ट रेट अगर 6 साल तक मिल रहा है और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है सॉरी फ्यूचर फेस वैल्यू है 1000, फेस वैल्यू और पार वैल्यू सेम है। 1000 का 10% दैट मीन्स कि पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 120, चौथे साल 120, पाँचवें साल 130, छठवें साल 130 प्लस छठवें साल रिडम्पशन भी तो हुआ होगा, रिडम्पशन कितने पे हुआ, पार वैल्यू पे, दैट मीन्स कि 130 प्लस 1000 मिला होगा। या तो हम ऐसे जोड़ के लिख लें या फिर हम इसको ऐड ऑन करके ना लिख लें, अलग से लिख दें कि छठवें साल 2 चीज़ मिली, ये मिला प्लस 1000 और मिला रिडम्पशन का। ये क्लियर है यहाँ तक बात,
अभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का रेट बताया है इन्होंने 14%। 14% के अकॉर्डिंग अगर आप टेबल से देखेंगे तो आप मुझे टेबल से देख के बता दो, अगर टेबल से नहीं देखते हो तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सबको कैलकुलेट करने आता है कैलकुलेटर से? आपके पास नहीं, आपके वो इक्विवेलेंट एनुअलाइज रहता है। आपके पास कैलकुलेटर है? अच्छा, कैलकुलेटर है ना, मैं बारी बारी, ज़्यादा बच्चे नहीं है, मैं सिखा दूंगा। देखो देखो, आप सबके पास टेबल है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का? टेबल है? कैलकुलेटर से आता है आपको कैलकुलेट करना? आपको भी आता है? इनको दे दो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर दे दो। लुक, हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रेट क्या है? 14%। फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर पावर में n। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये तो फर्स्ट ईयर का निकल जाएगा, सेकेंड ईयर का निकालना होगा तो यहाँ पे 2, थर्ड ईयर का निकालना होगा यहाँ पे 3, फोर्थ, फिफ्थ, चेंज होता जाएगा। कैलकुलेटर में आपको इतना नहीं करना, कैलकुलेटर में हमारा रेट क्या है? 14%। अगर मैं 14% को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करूं तो हमें लिखना पड़ेगा 1 अपान में 1.14, यही लिखेंगे ना? ये ठीक है, ठीक बात है। अब आप डिवाइड कर दो 1 को, 1 डिवाइडेड बाई 1.14 इज इक्वल टू कितना आया? 0.7। आगे फिर इज इक्वल टू दबाओ, कितना आया? 0.7। फिर दबाओ 674। अगेन प्रेस करो 0.592। अगेन 0. अगेन अगेन नहीं, एक मिनट, ये भी तो सेम ही है। लास्ट वाला 4 5 6 होगा। ये तो छठे साल पे ये भी है ना, तो सातवें साल का क्यों लगाना? वो तो छठे साल का लगेगा। उन्होंने राउंड फिगर में नहीं किया है इसलिए वैसा आ रहा है। ठीक है, तुम्हें कैलकुलेशन आ गया। अगर ये रेट 14% ना होके 10% होता तो आप क्या करते? 1 डिवाइडेड बाई 1.1। समझ में आया? क्योंकि ये 0.14 की जगह 0.1 हो जाता क्योंकि 10 है। आप सबको भी आ गया? कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे। वैसे तो एग्जाम में टेबल आप मांगना, टेबल मिलता है, रोटेट होता है। अगर नहीं मिलता तो कैलकुलेटर एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। आप सबको मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो। कितना कितना आ जाएगा? आप सबने कैलकुलेट करा होगा। सर 87.7, 76.9, हाँ, 81, 71.04 प्लस 67.47। थर्ड का कितना आ रहा है? 81। ओनली? हाँ सर। फोर्थ का? 71.04, हाँ 67.47, हाँ 59.28 आ रहा है सर। 59.3 कर देते हैं। आगे ये वाला लिखिए। ये तो सर सीधे सीधे आ जाएगा ये तो। 4 4 5 हो जाएगा ना? हाँ, 4 सर टेबल में 4 4 5 6 है वहाँ पर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4 4 5 हो गया। आप सब टोटल इसका बता दो मुझे। और 898.39। 800 98.39।
बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी है, दैट मीन्स कि बॉन्ड मार्केट में कितने का इशू होना चाहिए, 898 रुपये 39 पैसे में। क्लियर है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना। चलो जी, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था, इसमें किसी को तो डाउट नहीं है। चलो सेकेंड पार्ट लिखो, कैलकुलेट द इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर, कैलकुलेट द इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर if the company propose to provide a compound yield of 15% per annum to the investors। बात समझ में आई? बाकी सब कुछ सेम है, चेंज कहाँ पे है, ये वाला जो रेट था ना ये 14% था, यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा अब 15%, कैलकुलेट हो जाएगा। चलो निकाल के जल्दी से बताओ, आप टेबल से देख लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा, टाइम बचेगा। इसमें से हीट निकल रहा है। YTM YTC आज के बाद मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्लास में, तो आज अच्छे से कर लेना, एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 10 नंबर का, वो गलत मत करके आना। इतनी प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन मैं क्लासरूम में करवा दे रहा हूँ वही कर लेना, वही मोर देन एनफ है, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। वर्षा क्लास हो गई है, नहीं क्लास स्टार्ट हो गई होता है, वो बच्चे और नहीं आते, क्लास तो ख़त्म हो गई। नहीं अब क्या, अब तो आ गए ना, ये जो रेगुलर आते हैं वही आते हैं। मैं करवाऊँ क्या? 862.97 से। हाँ 862.97। ठीक है, मैं तो YTM वाला कोई लिंक ही नहीं है इस क्वेश्चन में YTM से। इंट्रिंसिक वैल्यू का है ना, और YTM में इंट्रिंसिक वैल्यू के बिना YTM नहीं कैलकुलेट होगा। और दोनों पे ही क्वेश्चन जो आता है ना वो कंबाइन होके आता है, तभी तो 10 से 15 नंबर का बनता है। पता है कैसे क्वेश्चन आएगा? एक उसमें छोटी सी थ्योरी होगी 5 नंबर की, डिफ्रेंशिएट बिटवीन YTM एंड YTC फॉर एन एग्जांपल, एंड एक क्वेश्चन, तो डिफ्रेंशिएट करना होगा YTM YTC का, 5 नंबर का हो गया। अगर मैं आपको थ्योरेटिकल करवाने लगूँ कि डिफ्रेंशिएट करना है YTM और YTC में, तो थ्योरी में मैं बता दूंगा, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है, क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल चीज़ें समझते हैं ना तो एग्जैक्ट समझ नहीं आती। अगर मैंने आपको YTM पढ़ा दिया कि यील्ड टू मैच्योरिटी है और YTC क्या है, यील्ड टू कॉल, कि पहले बुला के पैसे दे दिया तो YTC हो गया, अगर कंप्लीट मैच्योरिटी तक जाती है तो YTM, 10 साल से पहले 8 साल में बुला दिया तो YTC हो गया। बीच में कभी नहीं। हाँ वो भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए YTM कर दिया। तो गूगल से देख लेंगे, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँ, हो गया आपका? इसी में लिखना, व्हाट वुड बी द
व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन, क्वेश्चन लिख लो नेक्स्ट वाला, ये कर लेना, हो जाएगा. व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन कंपाउंडेड यील्ड इफ इशू प्राइस इज हायर, what would be the effect on the compounded yield if issue price is higher or lower than the one calculated in second part, the one calculated in second part. इसका आंसर भी लिखवा रहा हूं मैं, लिखना इसमें आंसर और समझना इस चीज को, थ्योरेटिकली आता है लिखना. इफ द इशू प्राइस इज लेस देन, सेकेंड पार्ट में आंसर कितना आया था 862.97, तो इसमें लिखना इफ इशू प्राइस इज लेस देन 862.97 देन द कंपाउंडेड यील्ड विल बी हायर देन 15% पर एनम. अपोजिट चलता है कि अगर 827 और 862 बेंचमार्क है, अगर 862 से नीचे गया तो कंपाउंडेड यील्ड ज़्यादा होगा, अगर 862 से ऊपर गया वैल्यू तो कंपाउंडेड यील्ड लोअर हो जाएगा. बिल्कुल ही अपोजिट चलता है. तो इसमें लिखना इफ द इशू प्राइस इज लेस देन 862.97 देन द कंपाउंडेड यील्ड विल बी हायर देन 15% पर एनम. And if the price is higher than 862.97 then the compounded yield will be lower than 15% per annum. आगे बोलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. A company issued 12% bond. A company issued 12% bond with 3 years maturity. 3 years maturity. Bond is redeemable at par. A company issued 12% bond with 3 years maturity. Bond is redeemable at par at rupees 1000. What would be the value of the bond? What would be the value of the bond assuming interest is payable annually and semi-annually? Assuming interest is payable annually and semi-annually. Required rate of return of the investor is 14%, 14%. ट्वेल्व 12% बॉन्ड है, टाइम कितना है? 3 years का. देखो यहाँ पे आपको अलग अलग करने की तो ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेम मिल रहा होगा 3 इयर्स के लिए. अगर मैं एनुअली की बात करूँ तो P0 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी प्लस रिडम्पशन वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा 12% है ना, 12% वाला बॉन्ड है, और 1000 का 12% कितना हो गया 120 मल्टीप्लाई बाई, अब 120 रुपये मिल रहा है तो तीनों साल तक 120 ही मिला होगा, कंसिस्टेंट मिला होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेंगे और कितने से 14% से। आप मुझे टेबल में देख के बताओ कि 14% का 3 इयर्स का एन्युटी फैक्टर कितना आता है। 2.322 प्लस रिडम्पशन पार पे है ना, तो 1000 रुपये पे रिडीम हुआ होगा, मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कितना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.675। सिंपल सी बात है। अब इसके जो भी कैलकुलेशन है कैलकुलेशन कर दो, आपका P0 कैलकुलेट होके आ जाएगा। इतना आएगा अराउंड, हाँ ठीक है। बात समझ में आई सबको कि हमने यहाँ पे इंडिविजुअल क्यों नहीं करा है, एन्युटी क्यों करा है? अगर किसी को डाउट है तो बताओ। अभी सेमी एनुअली की बात करते हैं ना, मतलब साल में इंटरेस्ट 2 बार मिलने लगा होगा। साल में अगर एक बार मिल रहा था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%। अगर साल में उसी इंटरेस्ट को मैं 2 पार्ट में कर दूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? बढ़ेगा नहीं, कम होगा ना, 6%। तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 120 मिल रहा था, 12% के हिसाब से 6% मिलेगा, 60 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई, अगर ये 60 रुपीज़ मिल रहा था तो 3 साल के बदले वो 6 पार्ट में हो जाएगा ना। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 6ठे साल का लेंगे, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 14% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का, ये भी तो आधा हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो साल में 2 बार मिलने लगेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 7% एट द रेट 6 ईयर्स, यही होगा ना। तो एन्युटी टेबल देखोगे 7% के अकॉर्डिंग एंड टाइम ड्यूरेशन 6 ईयर्स। क्लियर है क्यों करा ऐसा? तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस रिडम्पशन वैल्यू तो देखो भाई सेम रहेगी, कितनी रहेगी? 1000 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 7% का 6 ईयर का 666। आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, चलो ये क्लियर है सबको। दैट मीन्स कि अगर एग्जाम में इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन के लिए आए तो वहां पे तो मिस्टेक नहीं करोगे। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये डीयू का आया हुआ क्वेश्चन है। लिखो, एन इन्वेस्टर इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड
फेस वैल्यू 100, फेस वैल्यू 100, कूपन रेट 11%, मैच्योरिटी 3 years, %11, मैच्योरिटी 3 years। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखना। इफ ही वॉन्ट्स अ यील्ड ऑफ 13%, what is the maximum price he should be ready to pay for? What is the maximum price he should be ready to pay for? First part is over. Write down the second part. If the bond is selling for rupees 97.60, if the bond is selling for rupees 97.60, comma, what would be his yield? What would be his yield? You are here for which course? You are here for which course? BBA अपने क्लास में है। हाँ, जो कई बार MBA के बच्चे भी आके बैठ जाते हैं ना, That's what I ask. देखो क्वेश्चन मुझे बता दो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सर फेस वैल्यू गिवन है 100 रुपये, ऊपर रेट है 11% और मैच्योरिटी है 3 years। कूपन रेट 11% है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? 13% यील्ड पे मैक्सिमम प्राइस कितना होगा? दैट मीन्स कि वो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू सिंपल सा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लो फर्स्ट पार्ट में। इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा? 11 रुपये। फेस वैल्यू 100 है 1000 है? 100 है सर। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएगा 2.361 प्लस रिडम्पशन वैल्यू पार पे है ना, कुछ नहीं बोला ना, तो 100 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर थर्ड ईयर एट द रेट 11%, सॉरी 13%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रेट 0.93। 0. ठीक है, फाइनल प्राइस कितना आ जाएगा? नहीं, कुछ आपने ना माइनर से एक दो जो नंबर होंगे वो कम लिए होंगे। 27 तक लिखते थे। क्लियर है ये सबको? यस सर। चलो, 3 डिजिट लेनी जरूरी है पॉइंट के बाद? क्या पॉइंट के बाद 3 डिजिट? 2 डिजिट ले लो, अगर थर्ड है तो उसको राउंड कर लो। आगे क्या कह रहा है? इफ द बॉन्ड इज सेलिंग एट रुपीज 97.60, दैट मीन्स कि ही इज सेइंग व्हाट इज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है? 97.6। जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको बताना है कि यील्ड कितना होगा। यील्ड ही निकालना YTM होता है। इफ यू रिमेंबर, यील्ड कैलकुलेशन ही YTM होता है। तो हमें YTM कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अप्रॉक्स YTM निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगा। अप्रॉक्स YTM निकालने के बाद हम एग्जैक्ट YTM निकालते हैं। एग्जैक्ट YTM निकालने के लिए हम 2 YTM लेते हैं।
एक लोअर रेट का YTM, एक हायर रेट का YTM। हमें पता चल जाता है इन दोनों के बीच में ही एग्जैक्ट YTM कहीं लाई कर रहा होगा। वो जो एग्जैक्ट YTM होगा ना, अगर उससे हम मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट YTM इज इक्वल टू मार्केट प्राइस आ जाएगा। अगर हमें कोई ऐसा YTM मिल जाए जिससे मार्केट प्राइस ही उतना ही आ जाए कैलकुलेशन, तब तो हमें एग्जैक्ट YTM कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही एग्जैक्ट YTM हो जाएगा। वही इस क्वेश्चन में होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अप्रॉक्स YTM का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड को मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, अपॉन में n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स टिल मैच्योरिटी, अपॉन में RV प्लस NP डिवाइड बाई 2। नेट प्रोसीड का मतलब है जब आप मार्केट में बॉन्ड खरीदने जाएंगे तो आपके पास से नेट प्रोसीड कितना होगा, कितना जाएगा, उतना ही जाएगा जितनी मार्केट में प्राइस होगी। मार्केट में प्राइस कितनी है 97, सो आई कैन से कि नेट प्रोसीड एंड मार्केट प्राइस बोथ आर सेम। यहाँ पे देखते हैं अब इंटरेस्ट कितना है हमारा 11 प्लस रिडम्पशन वैल्यू 100 पे हो रहा है, माइनस नेट प्रोसीड कितना है 97.6। डिवाइड किससे करना है? मैच्योरिटी पीरियड, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स टिल मैच्योरिटी। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ ईयर्स? 3 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई RV प्लस NP। RV इज 100 प्लस NP इज 97.6 डिवाइड बाई 2। आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा? 11.94%। Approx YTM is 11.94। Now we are required to calculate exact YTM। यही होगा। एग्जैक्ट YTM के लिए हम क्या करेंगे? एक ले लेंगे YTM लोअर, एक ले लेंगे YTM हायर। जो वैल्यू आ जाती है उसको राउंड करके लोअर ले लेते हैं, उससे कम वाला। जो वैल्यू उसके आगे वाली होती है वो YTM हायर हो जाएगी। YTM लोअर में मान लेता हूं 11% को, YTM हायर में मान लेता हूं 12% को। अब हम क्या करेंगे? एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे 11% से, एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे 12% से। एट 11% P0 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्यूटी एट द रेट 11 वाले से, प्लस रिडम्पशन वैल्यू 100 ही है, मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 11% से। कितना आ जाएगा? टू पॉइंट एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.7। कितना हो जाएगा P0? अगर ऐड करोगे तो P0 कितना होगा? ये बात समझ में आई है कैसे करा है? ये 2.44, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आता है, मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो पता है आपको। मैंने कहा कि एक बार 11% से निकाल के देखेंगे और एक बार 12%। तो यहां पे हमने 11% लिया है। अगर 11% का एन्युटी टेबल देखो आप और 3 ईयर का, तो ये वैल्यू उतनी आएगी, ठीक है? या फिर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो, एक ही बात है। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 11% से,
थर्ड ईयर का। क्लियर है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू 11% के अकॉर्डिंग कितनी आ गई? 99.98 कर लेते हैं। देखो हमने कहा था ना कि जितनी ही ज़्यादा YTM कम होगी वैल्यू उतनी बढ़ेगी, और जितना YTM बढ़ेगा वैल्यू उतना डिक्रीज होगा। मार्केट प्राइस कितना है? 97। दैट मीन्स कि अगर वैल्यू कम करनी है तो YTM बढ़ाना पड़ेगा। अब हम 12% पे कैलकुलेट करके देखेंगे। हमें पता है कि जो एग्जैक्ट है वो 11 और 12 के कहीं बीच में आता है। तो एट 12%, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 11 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी 12% वाला टेबल से देख लोगे आप। 2 प्लस रिडम्पशन वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर थर्ड ईयर एट द रेट 12%। व्हाट्स दैट? पॉइंट। ठीक है भाई, तो P0 कितना आ गया? 97.6। अरे यार ये तो मतलब आ गया ना एग्जैक्ट। तो हमें पता चल गया कि एग्जैक्ट YTM कितना है? 12%। ठीक है, एग्जैक्ट YTM हमारा कितना है? 12%, जिसपे मार्केट प्राइस के इक्वल आंसर हमारा आता है। अच्छा एग्जैक्ट नहीं है सर, इसमें तो एग्जैक्ट ये हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तो 0 ही होगा। 99.9% एग्जैक्ट है। अगर और भी 1% चाहिए ना तो मैं एक्यूरेट का इंटरपोलेशन टेक्निक वाला फॉर्मूला रख दूंगा, फिर आ जाएगा। फिर भी जो वैल्यू आएगी ना वो 12 ही आएगी। क्यों? इंटरेस्ट रेट इसमें ये क्यों? इंटरेस्ट रेट नहीं है, इंटरेस्ट रेट तो सेम ही है ना। इंटरेस्ट रेट तो सेम है ना, अरे IRR है, वो तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की डिस्काउंटिंग रेट है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना 12%। तो बात समझ में आई? आप समझ गए? हाँ समझ गए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का देखो, जो तुम बात कह रहे हो ना इतना तो ये एग्जैक्ट है। अब आप वो भी निकालोगे ना तब भी नहीं आएगा, क्योंकि यार वो लोअर वाला ही 11.99 समथिंग आ रहा था। 11.5 हाँ, तो वो 12% ही है। भाई बात एग्जैक्ट की होती है, उसी में एग्जैक्ट आता है। 12.0001 आ जाएगा वो कहीं, हाँ, ये हो जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो इंटरपोलेशन टेक्निक भी मैं बताऊंगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो एग्जैक्ट YTM हमारा कितना है? 12%। ठीक, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बॉन्ड। इंफॉर्मेशन लिखो, ये थ्योरेटिकल चीज़ है। फेस वैल्यू ₹1000, फेस वैल्यू ₹1000, कूपन रेट 8%, टाइम टू मैच्योरिटी 10%, मार्केट प्राइस 10 ईयर्स, टाइम टू मैच्योरिटी 10 ईयर्स, टाइम तो ईयर्स में होता है। मार्केट प्राइस ₹1140, 1140 ठीक है। कॉलेबल इन 6 ईयर्स, एट ₹1100, कॉलेबल इन 6 ईयर्स एट ₹1100। फाइंड आउट YTM and YTC of the bond. Look, we have to calculate accurate YTM and accurate YTC. First of all, we will calculate approx YTM. Approx YTM का फॉर्मूला आपको पता है? इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है बताओ मुझे। फेस वैल्यू कितनी है? 1000। आगे कितना है? आगे क्या?
कितना? 10 ईयर्स और 1100। ठीक है, सबसे पहले हमें YTM निकालना है, यील्ड टू मैच्योरिटी। दैट मीन्स कि मैच्योरिटी पे क्या रेट हमारा होना चाहिए। तो अप्रॉक्स YTM फॉर्मूला सबको याद है? इंटरेस्ट कितना है? 8% ऑफ 1000 वुड बी अराउंड 80 प्लस रिडम्पशन वैल्यू। क्वेश्चन इज सेइंग रिडम्पशन इज एट पार और नथिंग? There is no information about redemption, so redemption we will assume that redemption is at par. So redemption 1000 पे होगी माइनस मार्केट प्राइस कितना है अपॉन में n, n इज 10 है ना टाइम ड्यूरेशन, अपॉन में 1000 प्लस 1140 अपॉन में 2, अप्रॉक्स YTM आ जाएगा। $6.168। %6.16। इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? अब हम लेंगे एक लोअर YTM, एक हायर YTM। लोअर YTM क्या होगा? YTM लोअर इज 6%, YTM हायर इज 7%। उसके आगे वाला क्लियर है? अब क्या करेंगे, एक बार 6% पे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक बार 7% पे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? कितना आ रहा है 6% पे? सिक्स % पे कितना आ रहा है?
7% के अकॉर्डिंग 1069.9। 1069 ये भी बता दो मुझे, ये कितना 7.024, ये 1000 वाला कितना आ गया वैल्यू 0.9। ठीक है, सबको क्लियर है ना कैसे आया? आपकी अगर फर्स्ट क्लास है तो आपको कम समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, बट आप थोड़ा सा पीछे वाले चीज़ें कवर करोगे ना, वो ऑनलाइन अवेलेबल होंगे लेक्चर्स, तो आपको समझ आ जाएगा। आगे चलें। अब हमने निकाल लिया है कि YTM 6% पे इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 1146, YTM 7% पे इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 1069.92। अब हम निकालेंगे एक्यूरेट YTM या एग्जैक्ट YTM। एग्जैक्ट YTM का फॉर्मूला क्या होता है? एग्जैक्ट YTM का फॉर्मूला क्या था जो बच्चे आ रहे थे रेगुलर? YTM लोअर प्लस वैल्यू लोअर माइनस NP अपॉन में वैल्यू लोअर माइनस वैल्यू हायर मल्टीप्लाई बाई YTM हायर माइनस YTM लोअर। ठीक बात? देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। एक्यूरेट YTM का फॉर्मूला है, एग्जैक्ट YTM आपको आ जाएगा। जनरली लोग क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं। हो गया स्टार्ट है, चल। YTM लोअर प्लस वैल्यू लोअर माइनस नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड को और क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, अपॉन में क्या होता है वैल्यू लोअर माइनस वैल्यू हायर मल्टीप्लाई बाय क्या होता है YTM हायर माइनस YTM लोअर। ये तो बात कर ली हमने YTM की। अभी हम अगर बात करें यील्ड टू कॉल की, यील्ड टू कॉल में क्या होता है कि मैच्योरिटी से पहले ही हमें YTC कि मैच्योरिटी से पहले ही बुला के रिडीम कर दिया। अगर मैच्योरिटी से पहले ही बुला के रिडीम कर दिया तो जो डिवाइड बाई n करते थे वो तो नहीं होगा। अगर 10 साल का मैच्योरिटी था तो डिवाइड बाई 10 करते थे, यहाँ पे 6 साल में ही रिडीम कर दिया तो डिवाइड बाई 6 कर देंगे, क्योंकि 6 साल में ही कर दिया। हमारे लिए तो रिडम्पशन 6 ईयर का ही माना जाएगा ना, उसके बाद तो हमें कुछ नहीं मिलना है। तो अगर अप्रॉक्स YTC का फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा, इंटरेस्ट तो देखो जितने साल रहेंगे उतना तो मिलेगा ही, इंटरेस्ट प्लस RV होता था, यहाँ पे RV तो है नहीं, रिडम्पशन कब हो रही है जब वो कॉल कर रहा है, तो मैं रिडम्पशन वैल्यू की जगह CV लिख सकता हूँ, कॉलेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, मार्केट प्राइस तो स्टार्टिंग में ही होता है ना, वो तो सेम रहेगा NP अपॉन में टाइम ड्यूरेशन क्या होता था, N का मतलब होता था मैच्योरिटी या नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच बॉन्ड इज अवेलेबल। यहाँ पे बॉन्ड कितने के लिए अवेलेबल है 6, क्योंकि कॉल कर ले रहा 6 में, तो हम लिख सकते हैं ना कॉलेबल टाइम, CT मतलब कॉलेबल टाइम, क्योंकि 6 साल में ही बुला लिया। डिवाइड किससे कर देंगे इसको, कॉलेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2। फंडा क्लियर है? ये अप्रॉक्स YTM का YTC का फॉर्मूला हो गया। अब सपोज कि अप्रॉक्स YTC आता है हमारा 11.2, तो हमें एग्जैक्ट YTC निकालना है। हमें क्या करेंगे, एक लोअर YTC एक हायर YTC, और इंटरपोलेशन वाला तो सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिखा है उसको हम सॉल्व करें YTC के लिए। चलो
प्रीवियस क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं एक बार इंफॉर्मेशन लिख देता हूं दोबारा। कह रहा है ना कि कॉलेबल इन 6 ईयर्स @1100, कि 6 साल में ही हम आपको रिडीम कर देंगे। और कितना देंगे आपको? 1100 रुपये देंगे भाई रिडम्पशन का। फेस वैल्यू कितनी थी? 1000। 1100 देंगे, दैट मीन्स कि हमें 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, 10% का प्रीमियम दे रहे हैं। हम कहे ठीक है भाई ले लो। अब हमें अप्रॉक्स YTC निकालना पड़ेगा। अप्रॉक्स YTC का फॉर्मूला यील्ड टू कॉल इंटरेस्ट प्लस कॉलेबल वैल्यू माइनस NP अपॉन में कॉलेबल टाइम अपॉन में कॉलेबल वैल्यू प्लस NP डिवाइड बाई 2। इंटरेस्ट कितना है हमारा? 8%, 1000 का 80 प्लस कॉलेबल वैल्यू कह रहे 1100 रुपये देंगे जब कॉल करेंगे, तो 1100 माइनस नेट प्रोसीड कितना था? 1140 डिवाइड बाई कॉलेबल टाइम कितना था? 6 ईयर्स। फिर कॉलेबल वैल्यू 1100 प्लस मार्केट प्राइस 1140 डिवाइड बाई 2। ठीक बात है। अप्रॉक्स YTM आ जाएगा, YTC बताओ मुझे कितना आएगा अप्रॉक्स YTC? 6.55 6.55। एक मिनट। सिक्स 6.55%। क्लियर है। अभी लोअर रेट कितना हो जाएगा हमारा? YTM लोअर एज, YTC लोअर एज 6% एंड YTC हायर एज 7%। आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे क्या? YTC आप डाउट है कोई? अच्छा अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? हटा दो इसको। हाँ नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो रिडम्पशन वैल्यू लिखोगे ना वो 1100 लिखोगे, क्योंकि 1100 पे रिडीम हो रहा है। हाँ कॉलेबल वैल्यू, तो P0 क्यों बोल रहे हो? हाँ हाँ, रिडम्पशन वैल्यू की जगह कॉलेबल होगी। हाँ जी, आपको पता है ना यहाँ पे क्या आएगा?
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्यूटी फॉर 6 ईयर्स एंड रेट क्या होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना, हाँ 6%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 6% फॉर 6 ईयर्स। आप टेबल देख के बताओ मुझे। 4.917 एंड इन दिस केस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.705। ओके, सो वैल्यू इज, ये वाला लिख लिया आपने, हाँ, ये कितना है 4.767। 4 पॉइंट 767। एंड वॉट एवर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, हाँ 666। ट्रिपल, चलो जी P0 आ गया हमारा 6% के अकॉर्डिंग, कितना है भाई बताओ जल्दी, 1168.86। 1168 1168.85 और P0 7% के अकॉर्डिंग 1047.47 नहीं इतना नहीं आएगा, 1113 आ रहा है। 3 आप लोगों को लास्ट बेंच क्लियर है, ये कैसे आया है ना, चलो जी। अभी एग्जैक्ट YTC निकालेंगे इंटरपोलेशन से, तो YTC लोअर प्लस वैल्यू लो, हाँ वैल्यू लोअर माइनस NP अपॉन में वैल्यू लोअर माइनस वैल्यू हायर मल्टीप्लाई बाई YTC हायर मल्टीप्लाई बाई माइनस रहेगा ना ये, YTC लोअर, ठीक बात है। YTC लोअर कितना है 6% प्लस वैल्यू लोअर हमने निकाली ना यहाँ पे 1168.86 माइनस नेट प्रोसीड क्वेश्चन में गिवन है क्या है 1140 अपॉन में वैल्यू लोअर सेम है 1168.86 माइनस वैल्यू हायर 3.96 मल्टीप्लाई बाई 1 में लिख देता हूँ सीधा, क्योंकि हायर माइनस लोअर तो 1 ही आता है। अब आप बता दो मुझे कितना आएगा, 6.5 6.526%, सबका इतना ही आ रहा है, एग्जैक्ट YTC कैलकुलेट हो गया, ठीक है ठीक है। एक ना उसमें मेरी वो वाली बुक देना, घर ले जा, सर ले जाए चाहिए तुम्हें, क्या करोगे, ये तुम्हारे सिलेबस की नहीं है, नहीं तुम्हारे सिलेबस की तो चाहिए। इसमें सिलेबस की जैसी है सर, सिलेबस है यार। एक क्वेश्चन लिखो YTC YTM दोनों का, ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को ना, चलो। एन इन्वेस्टर बाय 10% बॉन्ड
ब्रैकेट में लिखना फेस वैल्यू 1000 ब्रैकेट क्लोज फॉर ₹1029 फॉर ₹1029। आगे द रिमेनिंग मैच्योरिटी पीरियड इज 4 years। द रिमेनिंग मैच्योरिटी पीरियड इज 4 years when it would be redeemed at par। फाइंड आउट YTM। रिपीट कर दूं, लुक एन इन्वेस्टर बाय अ 10% बॉन्ड फेस वैल्यू 1000 फॉर ₹1029 1029 टुडे। द रिमेनिंग मैच्योरिटी पीरियड इज 4 years when it would be redeemed at par। फाइंड आउट YTM। आगे सेकेंड पैरा से लिखना इफ द बॉन्ड इज कॉलेबल एट 1060 after 2 years from now। if the bond is callable at 1060 after 2 years from now, what is YTC of the bond? What is YTC of the bond? क्लियर है? हम्म, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? फेस वैल्यू 1000 एंड Maturity period 4 years. और इंटरेस्ट 10% और market price कितना है? 1029 कॉलेबल 10 आफ्टर 2 years सबसे पहले YTM निकालेंगे। अप्रॉक्स YTM आप बता दो, कैलकुलेट कर लो पहले आप लोग कि अप्रॉक्स YTM कितना आ रहा है। अप्रॉक्स बता दोगे तो पता चल जाएगा लोअर रेट हायर रेट। सर 9.412% अप्रॉक्स कितना आ रहा है? 9.42 ₹100 इंटरेस्ट हो गया प्लस रिडम्पशन वैल्यू पार पे है यस 1000 माइनस 4 1000 प्लस 1000 कितना कह रहे हो आप YTM? 9.14 YTM लोअर कितना लेना पड़ेगा? 9 एंड YTM हायर 10%. Now you are required to calculate intrinsic value at YTM 9% and intrinsic value at YTM 10%. वो कितना आएगा? कैलकुलेट कर लो फटाक से जल्दी से। Intrinsic value at 9% and intrinsic value at 10%.
हाँ, YTM 9% पे कितना आ रहा है? कैलकुलेटर नहीं है। 1032 1032 32 और YTM 10% पे 1000 एग्जैक्ट आ रहा है क्या? यस सर 317 और 683 सबका आ रहा है 1000? हाँ ठीक है, आगे चलें। देखो, अब हम क्या निकालेंगे? एग्जैक्ट YTM। मैं फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ अब ना। तो YTM लोअर कितना था हमारा? 9% प्लस वैल्यू लोअर आपने बताया मुझे 10332 माइनस मार्केट प्राइस इज 1029 अपॉन में वैल्यू लोअर 1032 माइनस हायर 1000 मल्टीप्लाई बाई 1। 9.094% आपका एग्जैक्ट YTM आएगा। ठीक है, YTM के इससे ज़्यादा क्वेश्चंस करने की तो मुझे नहीं लगता कि नीड है, बट आप प्रैक्टिस करना घर पे जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब इसमें बच जाता है हमारा YTC कैलकुलेशन। हटा दूँ इसको? YTC YTM की तरह ही है। अगर हम अप्रॉक्स YTC निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट तो सेम होगा ना, 100 प्लस रिडम्पशन वैल्यू की जगह क्या आ जाती थी? कॉलेबल वैल्यू। और कॉलेबल वैल्यू कितनी है? 1060 माइनस मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड विच इज 1029 अपॉन में n था नंबर ऑफ ईयर्स टिल मैच्योरिटी, बट इन केस ऑफ YTC यू हैव टू राइट डाउन कॉलेबल टाइम। कितने टाइम में कॉल कर रहा है? तो 2 कर दिया अपॉन में कॉलेबल वैल्यू 1060 प्लस मार्केट प्राइस NP 1029 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आपका अप्रॉक्स YTC आ जाएगा। कितना आ रहा है अप्रॉक्स YTC? 11.058%। 11. Is it the same answer for everyone? 11 point? 0579 0। हाँ सर 0 5 बोला ना आपने आगे। हाँ ठीक है, YTC is 11.1%. If 11.1% is YTC, then lower YTC is 11%, higher YTC is 12%. क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे लोअर पे एंड हायर पे।
कितना आएगा रेट? 1.713। आप लोअर का बता रहे हो? यस सर। कितना आ रहा है? टोटल वो नहीं बच्चे। 1.713 आ रहा है सर। 11% पे कितना आ रहा है? सर 11% वाले बताओ। कितना बता रहे हो आप? पीवी पी P0 बताओ 11% पे। P0 बता रहे हैं। ये बताओ पहले। और कितना हो गया? ये आ रहा है। तुम्हारा कितना आ रहा है? सर मेरा वो बता रहा था 1.173 वो अच्छा अच्छा, आप वो। और 12 को वाले का कितना आ रहा है? ये ओके। एंड क्लियर। वैल्यू कितनी आ गई? आपने करा नहीं अभी? 1013.82। ठीक है, इतना ही सबका आ रहा होगा आई गेस। आगे चले। अगली बार से ना कैलकुलेटर लेके आना, ठीक है? क्योंकि एकदम से एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लेके जाओगे वो हाथ में बैठेगा नहीं। चलो जी, YTC लोअर कितना है आपका? 11% प्लस वैल्यू लोअर 1032.02 माइनस NP विच इज 1029 अपॉन में 1032.02 माइनस वैल्यू हायर विच इज 1013.82 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 12। आप मुझे बता दो YTC। सर हायर माइनस लोअर होगा ना? हाँ यार, ठीक है। आप मुझे YTC कैलकुलेट करके बता दो। 11.166 0.166 166। यस सर। क्लियर है? क्लियर है ना? दैट मीन्स कि आपका YTC YTM इंट्रिंसिक वैल्यू इस पे से 10 नंबर का क्वेश्चन आना है प्लस डिफ्रेंशिएट बिटवीन YTM एंड YTC और YTP यील्ड टू पुट। अगर मैं यील्ड टू पुट कहूँगा तो वो सिमिलर है। यील्ड टू कॉल मतलब कॉल करने की अथॉरिटी किसके पास है? जो बॉन्ड इशूअर है। यील्ड टू पुट मतलब कि आपके पास अथॉरिटी, आप चाहते हैं पहले ही पैसे में मांग के रिडीम कर लूँ तो आपके पास है। क्लियर है? अगर डिफरेंस की बात करें तो आप लिख देंगे कि मैच्योरिटी में पूरा टाइम होता है, YTC में जब तक कॉल आ जाती तब तक होता है, YTC में रिडम्पशन की जगह कॉलेबल वैल्यू होती है, YTM में रिडम्पशन वैल्यू होती है, इंटरेस्ट दोनों में सेम होता है, मार्केट प्राइस सेम होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक। एक आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है EIC एनालिसिस। EIC एनालिसिस क्या होता है? मैं थ्योरी बहुत ज़्यादा तो नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत बता रहा हूँ। EIC एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस। अगर इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस करते हैं तो हम इसको टॉप टू बॉटम अप्रोच भी कहते हैं। सबसे वाइड चीज़ क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आ जाते हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में। इकोनॉमी में तो सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्री में क्या है कि इकोनॉमी में तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है, फार्मास्यूटिकल भी है, एजुकेशन भी है, IT भी है। अगर इंडस्ट्री में आ जाएंगे तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के आगे IT सेक्टर में आ गए।
आईटी सेक्टर से और नैरो जाएंगे तो फिर पर्टिकुलर किसी कंपनी को पकड़ लिया, तो टॉप टू बॉटम अप्रोच भी इसको बोलते हैं। अगर इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हैं तो पहले देखेंगे कि इकोनॉमिक का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, ठीक, जीडीपी ग्रोथ रेट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे मार्केट का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। इन्फ्लेशन रेट अगर इफेक्ट करेगा तो पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, किसी एक पर्टिकुलर, ऐसा तो नहीं है कि किसी कंपनी को अफेक्ट कर रहा है बट मार्केट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर वो अफेक्ट करेगा तो पूरे कंपनी को, पूरे इंडस्ट्री को ही, पूरे इकोनॉमी को ही अफेक्ट करेगा। उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है इकोनॉमी में। सेक्टरल ग्रोथ, कि सेक्टर का क्या ग्रोथ चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है इकोनॉमी में। आफ्टर दैट गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है इकोनॉमी में। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी वो कंसिस्टेंट सबके लिए होगी, किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए तो नहीं बनाया जाएगा। फिर थोड़ा सा नैरो होंगे तो हम इंडस्ट्री की एनालिसिस करेंगे। इंडस्ट्री में देखेंगे हम कि नेचर एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री क्या है, कि जो हम इंडस्ट्री देख रहे हैं ऐसा तो नहीं है वो साइक्लिक है, सीजनल है, या फिर डिफेंसिव इंडस्ट्री है कि पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को डिफेंस करती है। देन हम देखेंगे कि इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल क्या है, जिस इंडस्ट्री में हमने एंट्री करना है उसका, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है ना, इनिशियल, ग्रोथ, मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन। अगर इंडस्ट्री देख रहे हैं कि कोई इंडस्ट्री नया आया है, कोविड में कौन सी इंडस्ट्री नई आई थी, ऑनलाइन टीचिंग, उस टाइम वो ग्रोथ पे था, थोड़े टाइम मैच्योरिटी पे रहा, अब किस पे आया, डिक्लाइन पे, क्योंकि बच्चों को ना इंटरेक्शन बड़ा ज़रूरी है। ऑनलाइन में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार सर्वर इशूज हो जाता है, बट कोविड में वही ऑप्शन था। दैट मीन्स कि कोविड में बड़ा इनिशियल सा स्टेज था तो वो ग्रोइंग था, देन मैच्योरिटी हुआ, देन डिक्लाइन हो गया। तो इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले हमें इंडस्ट्री का भी स्टेज भी देखना पड़ेगा। देन लास्ट आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि हम कौन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेचर ऑफ कंपटीशन, जिस इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं वो क्या है, मोनोपोली है या फिर परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर मोनोपोली है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, कोई कंपटीटर नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम औरों से बेटर कैसे हो सकते हैं। देन आता है कंपनी एनालिसिस, कि पर्टिकुलर किसी कंपनी का एनालिसिस आप करते हैं तो उसमें देखेंगे कि कंपनी के बारे में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंपनी को अफेक्ट करती हैं। कंपनी को अगर देखना है तो कंपनी को देखने के लिए किस किस चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा, कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के इनकम स्टेटमेंट, कंपनी के प्रॉफिट लॉस, है ना, कंपनी के टर्नओवर्स, ये सारी चीज़ें। तो EIC फ्रेमवर्क आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है, थ्योरेटिकली पढ़ोगे इसका एक क्वेश्चन आता है EIC फ्रेमवर्क का। दैट मीन्स कि टॉप टू बॉटम अप्रोच है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस है। ठीक है, थ्योरेटिकल आपको PDF इसका मिल जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यूनिट 4, दैट इज CAPM मॉडल एंड म्यूचुअल फंड, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एंड म्यूचुअल फंड। उसमें भी न्यूमेरिकल पार्ट है, तो आई वांट कि पहले न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट हो जाए, देन आफ्टर हमें लास्ट की जो क्लासेस बचेंगी उसमें थ्योरेटिकल करेंगे। ठीक है, ओके।